मैम बैरकपुर. Yes, it was from Barakpur, and Barakpur from to Meerut, then Meerut to, from Meerut to Ma'am, Delhi. Delhi. And who was the leader at that time at Delhi? Who was the leader? Bahadur Shah. And the first time it was Hindu and Muslim unity there was in Bahadur Shah. ठीक है. आज जो हम शुरू कर रहे हैं that is leaders and followers. Although yesterday also we have started the policy of doctrine of lapse. What was that policy of doctrine of lapse? Can anybody tell me? मैम अगर किसी मैम किसी स्त्री का अगर पति की मृत्यु हो जाती है किसी वजह से और मैम उसका जो बेटा होगा जो अडॉप्ट करा गया है उसको कोई राजपाट नहीं मिलेगा. No, Devansh, concept is wrong. If any king died without heir, then the king's property or the state was annexed to the British government. यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट को मिसअंडरस्टैंड करो बेटा. यहाँ पे यदि कोई भी राजा निसंतान मर जाता था तब उसके राज्य को ब्रिटिश गवर्नमेंट में मिला दिया जाता था. Not the woman's husband. Here means the property of the king was annexed if this king hasn't any adopted any natural heir. अगर किंग का कोई भी नेचुरल हेयर नहीं होता था तब उसका जो राज्य था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिला दिया जाता था. इट वाज इन द केस ऑफ झांसी where the Rani Lakshmibai raised the voice against the Britishers. ठीक है. Is it clear? Is it clear now? Yes, ma'am. Okay, yes, okay. इसके अलावा जो नाना साहिब थे उनको भी पेंशन नहीं दी गई थी because he was the adopted son of बालाजी पेशवा पेशवा बाजीराव सेकंड. एंड उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास कि टू ज्वाइन द रिवोल्ट ऑफ 1857. और जो था कहा जाता है कि in Jhansi the Rani was forced by popular pressure around her to assume the leadership of uprising. So was Kunwar Singh. Kunwar Singh was a zamindar in Ara in Bihar. Then in अवध में क्या हुआ था कि जो नवाब वाजिद अली शाह थे उनको गद्दी से हटा दिया गया था और उनका जो राज्य था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में मिला लिया गया था. तो अवध के जो नवाब थे उनका नाम था नवाब वाजिद अली शाह. तो एक मिनट क्लियर करेंगे. रानी लक्ष्मीबाई इन झांसी, नाना साहिब इन कानपुर, देन इन आरा बिहार he was a zamindar, that was Kunwar Singh. Then in Awadh, Nawab Ali Shah, who was disbanded from his throne, उनको गद्दी से हटा दिया गया था. And still very fresh in memory of the people. The then the इधर हम यहाँ देखेंगे कि जो रूल था ब्रिटिश रूल was hailing the British Qadir, the young son of Nawab, as their leader. Not everywhere were the leaders people of मतलब सब जगह ही जो रिवोल्ट था वो फॉलोएबल की रानीज राजाज नवाब्स तालुकदार. often message rebellion was carried the ordinary man and woman. तो ये जो ये रिवोल्ट ऑफ 1857 था it was carried amongst the men and women also. ठीक है. मेरठ there was a fakir also who were considered that they were joined the sepoys. Who were the sepoys? सिपाहीस कौन थे? सैनिक. यस, सैनिक. ठीक है. इन लखनऊ द एनेक्सेशन ऑफ अवध. अब लखनऊ में क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको लखनऊ को इसलिए पाना या एनेक्सेशन इसलिए करना चाहते थे क्योंकि लखनऊ एक ऐसा स्थान था जहाँ से वो उसको मार्केट बना सकते थे. वहाँ पर अपनी जो है मोर एवर जो अवध था आपको मालूम है मैंने कल भी बताया था कि मैक्सिमम जो आर्मी पीपल थे वो अवध से ही थे. तो ठीक है. और ये भी कहा गया कि जो अवध का जो नवाब है नवाब वाजिद अली शाह वो सुचारू रूप से यहाँ शासन नहीं कर पा रहा है. देयर इज माल एडमिनिस्ट्रेशन इन अवध. सो अवध वॉज कैप्चर्ड बाय हूम? अवध वॉज कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिशर्स. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो जो कई जगहों पे तो जो लोकल लीडर्स थे हाँ तो कई जगहों पे तो जो लोकल लीडर्स थे उनकी अपराइजिंग आ गई थी. पीजेंट्स थे, जमींदार से, ट्राइबल्स टू रिवोल्ट एंड शाहमल मोबिलाइज द विलेज ऑफ परगना भरूच in Uttar Pradesh. Then Gonu, a tribal cultivator of Singhbhum in Chota Nagpur, became a rebel in the कोल ट्राइबल ऑफ दिस रीजन. तो कई जगहों पे जो लोकल जो लीडर्स थे स्थानीय जो लोग थे उन्होंने भी इस विद्रोह में हिस्सा ले लिया था. हेयर इज एग्जाम्पल इन योर बुक पेज नंबर 293 द टू रिबेल ऑफ 1857 शाहमल.
तो हम शाहमल को पढ़ने जा रहे हैं। Shahmal in a large village in Pargana, Bhorut in Uttar Pradesh. He belonged to a clan of Jat cultivators whose kingship ties extended over the Dorosi Desh 84 villages पर जो था इनका कब्जा था, इनका प्रभाव था. The land in region was irrigated and fertile. तो इनका जो region था, it was very irrigated land, very fertile. and that and that rich dark loam soil. तो इनका बहुत इस एक तरीके से हम कह सकते हैं कि he was very prosper. Many of the villages were prosper and saw the British land revenue was oppressive, revenue demand was high and its collection was inflexible. लेकिन इनके एरिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लैंड रेवेन्यू पॉलिसी लागू की गई थी वो बहुत अत्याचारी थी, बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव थी और जो रेवेन्यू डिमांड था वो बहुत ज़्यादा था और जो कलेक्शन जो हुआ करता था वो इनफ्लेक्सिबल होता था. Consequently, cultivators were losing the land to outsiders, to traders, money lenders who were coming to the area. तो यहाँ बात समझ में आई मेरी कि जो ये कल्टिवेटर्स थे, ये जो इनका जो लैंड था या तो वो आउटसाइडर्स के द्वारा ले लिया जाता था, वहाँ पे ट्रेडर्स आने लगे, मनी लेंडर्स आने लगे, ठीक है, उन टू देयर एरिया. तो शाह अमन mobilized the headmen and cultivators of Chausi days, moving at night from village to village and ongoing people to rebel against the British. तो जो शाहमल थे और मोबिलाइज द हेड, जितने भी गांव के मुखिया थे या जितने भी कल्टिवेटर्स थे उनको उन्होंने इकट्ठा करना शुरू किया और वो गांव-गांव घूमने लगे ताकि अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाई जा सके. As in many other places, the revolt against British turned into a general rebellion, all signs, oppressions and injustice. तो सब जगह चारों तरफ इंडिया में क्या फैलने लगा, रिबेल फैलने लगा. Cultivators left their field and plundered the house of moneylenders and the traders. और जो cultivators थे वो उन्होंने अपनी ज़मीनें छोड़ दी थी and plundered the house of moneylenders and the traders. जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि साहूकारों की भाई खाते जला दिए गए थे, साहूकारों की प्रॉपर्टी जला दी गई थी. तो इधर भी ऐसे ही हुआ, उत्तर प्रदेश के इस गांव में भी ऐसे ही हुआ. Displace properties took possessions of land by hard laws. शाहमल्स मैन अटैक द गवर्नमेंट बिल्डिंग. जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है कि ये रिबिलियंस क्या करते थे, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को पर अटैक करते थे. कैन एनीबडी गिव द एग्जांपल ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स? गवर्नमेंट जेल, यस, पोस्ट ऑफिस, यस, पुलिस स्टेशन, यस. Yes, these are the example of the government buildings which were destroyed by the rebellions in Uttar Pradesh also. Destroy the bridge over the river. जो नदियों के जो रास्ते थे उन पर भी उन्होंने जो ब्रिज बने होते थे उनको तोड़ दिया. Dug up the melted roads. जो भी melted roads होती थी उसको खोदना शुरू कर दिया. Then partly to prevent government forces from coming into area and partly because bridges and roads were seen as symbol of British rule. तो उनको ये लगता था कि भाई ये तो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई रोड्स हैं, जो ब्रिजेस हैं वो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए, इसलिए उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया. दिस सेंट सप्लाई टू सिपाहीज हु वर म्यूटिनेड इन दिल्ली एंड स्टॉप. तो जो सिपाही जो कि षड्यंत्र रच के दिल्ली पहुंच गए थे कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, उनको इन्होंने रसद पहुंचानी शुरू कर दी. रसद मीन सप्लाई देना शुरू कर दिया. एंड स्टॉप ऑल ऑफिशियल कम्युनिकेशन ब्रिटिश हेडक्वार्टर इन मेरठ. तो अंग्रेजों के साथ जितना भी कम्युनिकेशन था, जैसे उन्होंने डाकतार लाइन को उसको कट ऑफ कर दिया है ना, ताकि वो मिल ना सके और उधर जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है वो राइज अप हो सके. ठीक है. लोकली एक्नॉलेज एज राजा शाहमल, उनको स्थानीय रूप से उनको राजा कहा जाता था शाहमल को. टुक ओवर द बंगलो ऑफ एन एंशिएंट ऑफिस. तो इंग्लिश ऑफिस. तो इन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक अंग्रेजी बंगलो पर कब्जा कर लिया, ऑफिसर, एंड टर्न इट इनटू हॉल ऑफ जस्टिस, और उसको बदल दिया हॉल ऑफ जस्टिस में. सेटलिंग डिस्प्यूट एंड डिस्पेंडिंग जजमेंट. सो जो भी झगड़े थे या जो जजमेंट जो रुके हुए थे उनको उन्होंने सॉल्व किया. He also set up an amazingly effective network of intelligence. For a period, the people of area that Firangi Raj was over and the Raj had come. Firangi here means, what do you mean by Firangi here? द फॉरनर्स. तो उन्होंने कहा कि अब फिरंगी राज खत्म हो गया है, हमारा राज स्टार्ट हो गया है. बट ही वॉज किल्ड इन द बैटल इन जुलाई 1857. तो आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं शाहमल कहाँ के थे, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हेन ही वॉज किल्ड. व्हेन ही वॉज किल्ड शाहमल, when, yes, he was killed in 1857. Then next is मौलवी. अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये कहाँ के थे, शाहमल कहाँ के थे बच्चों? He belongs to which place?
यस रोहन, शाहमल कहाँ के थे? यस उत्तर प्रदेश के थे, वेरी गुड। अब हम पढ़ रहे हैं कि मौलवी अहमद उल्ला शाह, जो मौलवी अहमद उल्ला शाह थे was one of the many Maulvis who played an important role in revolt of 1857। मौलवी का मतलब क्या होता है? जैसे कि ब्राह्मणों में पंडित होते हैं ना, तो ऐसे ही मुस्लिम समाज में मौलवी होते थे जो कि शरिया के कानूनों को लागू करते थे, ये शादी ब्याह या मैरिजेस करवाते हैं, उनको मौलवी बोलते हैं। ठीक है, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह ही वाज वन ऑफ द मौलवी हु प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, ही वॉज वेरी एजुकेटेड पर्सन, ही बिलोंग्स टू हैदराबाद एंड ही बिकम प्रीचर व्हेन ही वॉज वेरी यंग। तो बहुत छोटी उम्र में वो प्रीचर या उपदेशक बन गए थे। And in 1856, he was moving from village to village preaching jihad, religious war against British। तो उन्होंने एक मुहिम चला दी थी। He started one of the movement, and that movement was that he was moving from one place to another village preaching jihad। तो जिहाद इन्होंने शुरू कर दिया। अगेंस्ट whom? Against the British rules and uprising पीपल टू रिबेल। तो उन्होंने उनको इनक्रेज किया, लोगों को इनक्रेज किया कि तुम्हें आवाज़ उठानी है। देन ही मूव इन पालकी, पालकी में जाया करते थे विद ड्रम बीटर्स इन फ्रंट एंड फॉलोवर्स एट रियर। तो वो ड्रम बीट के संग जाया करते थे। ही वॉज देयर फॉर प्रॉपरली known, he was therefore properly called the दक्कना शाह, दनका शाह। दनका शाह क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो ढोलक बजाते हुए, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं कि ड्रम बीटर थे वो, तो ड्रम बीटर उनके फ्रंट में बजाते, इसलिए उनको दंका शाह कहा जाता था। तब मौलवी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, है ना, कि हु वाज कॉल्ड डंका शाह? तो हु वाज कॉल्ड डंका शाह? कैन एनीबडी टेल मी? डंका शाह किसको कहा गया एंड व्हाई? यस, मौलवी अहमद उल्ला शाह को बोला गया। व्हाई? बिकॉज जब कभी वो पालकी में जाया करते थे तो इन फ्रंट ड्रम बीटर्स होते थे जो कि वो ड्रम बजाया करते थे, तो इसलिए वो प्रॉपरली क्या कहा गए, क्या कहे गए? डंका शाह। हु? कौन कहे थे? किसको कहा था देवांश? मौलवी अहमदुल्ला शाह। यस, मौलवी अहमद उल्ला शाह जो थे, जिनको कि डंका शाह कहा गया। द मौलवी विद ड्रम्स, है ना। द ब्रिटिश ऑफिशियल्स पैनिक्ड एज थाउजेंड बिगिन फॉलोइंग द मौलवी एंड मैनी मुस्लिम्स सीइंग हिम एज अ इंस्पायर्ड प्रोफेट। तो जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे ये देख के बड़े परेशान हो गए थे कि थाउजेंड्स ऑफ जो मौलवीज हैं जो वो इंस्पायर्ड होकर वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। व्हेन ही रीच्ड लखनऊ इन 1856 ही वाज स्टॉप्ड बाय पुलिस फ्रॉम प्रीचिंग इन द सिटी। तो जब वो लखनऊ पहुंच रहे थे तो लोग, पुलिस ने उनको रोक डाला, और प्रीचिंग इन द सिटी यानी कि उपदेश इस नगर में नहीं देने। सब्सिक्वेंटली इन 1857 ही वाज जेल्ड इन फैजाबाद। व्हेन रिलीज ही was elected by the mutineers in 22 native infantry as a leader। तो 22 नेटिव इन्फेंट्री कल हमने पढ़ा था कि जो सिपाहियों की म्यूटनी इन्फेंट्री थी उसके वो लीडर बन गए थे। He was fought in the famous Battle of Chinhar, in which the British forces Henry Lawrence were defeated। तो Henry Lawrence को भी हराया था इन्होंने। He came to be known as his power and his courage। Many people, in fact, believed that he was invincible, had magical powers, and could not be killed by the British। It was believed that partly from the of his authority। Is it clear? क्या क्लियर हो गया बच्चों? अब हम चलते हैं, हाँ यस, अब हम चलते हैं कि र्यूमर्स एंड प्रॉप्सीज क्या होती है। सबसे पहले र्यूमर क्या है और प्रॉप्सीज क्या है। प्रॉप्सीज मीन्स भविष्यवाणियाँ करना, और र्यूमर मतलब अफवाहें। तो जो लोगों के बीच में अंग्रेजी शासन के खिलाफ, यहाँ अंग्रेजी शासन है तो कौन सी, क्या बोलेंगे हम, क्या बोले, कौन सी? यस, इट इज कॉल्ड एज ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी अभी तक रिवोल्ट ऑफ 1857 तक क्या है वहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी है ना। तो जो नेचुरल था कि भविष्यवाणियाँ या र्यूमर फैल गया था कि भाई भविष्यवाणी क्या थी कि वन डे द ब्रिटिश विल लीव अस, है ना। एज वी सॉ द सिपाहीज हु अराइव इन दिल्ली फ्रॉम मेरठ हैड टोल्ड बहादुर शाह अबाउट द बुलेट कोटेड विद फैट्स ऑफ काउ एंड पिग्स। तो वो जो बुलेट कोटेड थी उसको क्या बोला जाता था बच्चों इंग्लिश में? यस, इट वॉज द ग्रीस कार्टिजेस बेटा। ग्रीस क्यों बोला है? बिकॉज इट वॉज कोटेड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स, है ना। तो हम उसे बोलेंगे, हिंदी में बोलते हैं कारतूस, चर्बी वाले कारतूस। जो चर्बी किसकी थी? गाय और सूअर की चर्बी को उस पर चढ़ाया जाता था। तो ये जो बात थी ये मेरठ में सिपाहियों के द्वारा किसको दी गई थी? बहादुर शाह जफर को दी थी, बहादुर शाह जफर को दे दी गई थी। ठीक है, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay. Then
दे वर रेफरिंग टू, अब क्या था कि जो कार्टिजेस था वो एनफील्ड राइफल में डालना पड़ता था. It was given to them. Then British tried to explain to Sipahi that this was not the case, but the rumor that the new cartridges were greased with fat of cow spread like wildfire across the Sipahi. तो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इसको उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की कि भी नहीं भाई ऐसा नहीं है, बट जो हमारे सिपाहीज थे या हमारे जो सैनिक थे वो ये मान के चल रहे थे कि इट वॉज ग्रीस्ड, जो जो न्यू कार्टिजेस आए हैं इट वॉज ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ काउ एंड द पिग्स. ठीक है. एंड इट वॉज पूरी एक भारत में भारत में जो है एक आग की तरह फैल गई थी दैट द इट वाज मेड अप ऑफ काउ एंड पिग्स. ठीक है. ग्रीस कार्टेजेस वाज मेड अप ऑफ काउ एंड पिग्स. दिस वन रिवर whose origin can be traced. Captain Wright, commandant of Rifle Instruction Depot, reported that in the third week of January 1857, a low-caste Khalsis who worked in the magazine Dum Dum. अब Dum Dum कहाँ है? Dum Dum is in West Bengal. It is a port. ठीक है. पहले ये आया करता था डमडम आपको लोकेट करने के लिए मैप में, आजकल ये लोकेट करने के लिए नहीं आ रहा आपके मैप में, बट यू शुड नो वेयर इज डमडम. डमडम इज इन वेस्ट बंगाल. इट इज अ पोर्ट. ठीक है. आज ए ब्राह्मण सिपाही फॉर अ ड्रिंक ऑफ वाटर फ्रॉम हिज लोटा. ठीक है. द सिपाही हैड रिफ्यूज सेइंग दैट लोअर कास्ट टच वुड defy the lota. The Khalasi was reportedly retold, "You will soon lose your caste as air from." तो उसको कहा गया कि तुम उसके लोटे से पानी पियो. तो ब्राह्मण जो सिपाही था उस, तो इसका मतलब क्या है कि जो ब्रिटिशर्स थे या ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या करती थी, इंडिया के धर्म को नष्ट कर, हिंदुओं के धर्म को नष्ट करना चाहती थी. ठीक है ना. तो उनको भाई ब्राह्मण सिपाही था, तो अब जैसे कि वो ब्राह्मण सिपाही कैसे काट लेगा मुंह से उस ग्रीस कार्टिजेस को, जो गाय और सुअर की चर्बी से, वो र्यूमर या जिसे हम कह सकते हैं वो अफवाह उनके पीछे बैठ चुकी थी, उनके दिमाग में बैठ चुका था ये बात. तो ऐसे ही उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया उस लोटे का यूज़ करने के लिए जो उस खलासी के द्वारा, जो लो कास्ट का था वो उसके द्वारा यूज़ किया जाता था. ठीक है. इज इट क्लियर? यहाँ क्लियर है बच्चों? Is it? Yes, ma'am. Okay. Once the rumor started, no amount of assurance from British officer could stop its circulation and the fear spread among the civil. तो एक बार जब ये rumor start हो गया तो कोई जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उसको रोक नहीं पाए थे, और क्योंकि सैनिकों के बीच में एक डर सा बैठ गया था. This was not only the rumor that was circulating in North India at the beginning of 1857. This was the rumor that the British government had hatched in the gigantic conspiracy to destroy the caste and religion of Hindu. अच्छा, ये जो rumor था ये तो एक प्लान आउट था उनका ब्रिटिशर्स का. दे हैश्ड अ कॉन्स्पिरेसी. कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या होता है? षड्यंत्र रचा उन्होंने. ठीक है. एक गिंजाटिक षड्यंत्र रचा. एंड इट वाज टू डिस्ट्रॉय द कास्ट एंड रिलीजन ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम्स. यानी कि जैसे कि आपको पता है कि ब्रिटिशर्स हमेशा डिवाइडेड एंड पॉलिसी को फॉलो करते थे, तो एक तरफ तो उन्होंने हिंदुओं को भड़का दिया, एक तरफ अंग्रेजों को भड़का दिया, वहीं हिंदू और मुसलमानों के धर्म को भी उन्होंने नष्ट करने की कोशिश की, भ्रष्ट करने की कोशिश की. उन्होंने क्या किया, जो ग्रीस कार्टिजेस था इट वाज मेड अप ऑफ काउ एंड द पिग. ठीक है. तो ग्रीस कार्टिजेस जो था वो काउ और पिग का बना हुआ था, तो उसको हिंदू या मुसलमान कैसे करते. टू एंड दिस रूमर द ब्रिटिश सेड had mixed the bones. Rumors said the British had mixed the bone. अब रूमर में ये भी बात फैली कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या करते थे कि जो काऊ का जो बोन होता था उसको पीसा जाता था डस्ट को, और पिग्स इनटू द फ्लोर, आटे में मिला देते थे, एंड वाज सोल्ड इन द मार्केट. तो उसको मार्केट में बेचा जाता था. ठीक है. तो ये अफवाह भी फैल गई थी लोगों के बीच में कि भाई जो आटा है, जो गेहूँ है, उसमें काऊ और पिग्स की बोन्स को पीसा जा रहा है. ठीक है. तो ये भी उनको लगा कि हमारे हिंदू और मुसलमान धर्म को भ्रष्ट कर रहा है. इन टाउन्स एंड कंटेनमेंट. व्हाट डू यू मीन बाय कंटेनमेंट्स हियर? कंटेनमेंट का मतलब क्या है? टाउन तो चलो सिटी हो गया, नगर हो गए. कंटेनमेंट क्या है? मैम ऐसे इलाके सेना रहती है जहाँ पे सेना रहती है, जिसे हम बैरक भी बोलते हैं हिंदी में, है ना. तो सिपाहीज एंड द कॉमन पीपल रिफ्यूज टू टच द आटा. तो उन्होंने आटे को टच करने से मना क्यों कर दिया? व्हाई दे रिफ्यूज? मैम क्योंकि उसमें ना उसके और पिग की जो हड्डियों की को मिक्स कर दिया गया था. हाँ, उसको मिक्स कर दिया गया, चूरा बना दिया गया. एंड देयर वाज अ फियर एंड सस्पिशियस दैट द ब्रिटिश वांटेड टू कन्वर्ट इंडियंस इनटू द क्रिश्चियनिटी. अच्छा, अब ये भी था उनके मन में कि भाई हम अगर ऐसा करते हैं तो वो, उनको ये भी डर था कि जो अंग्रेज हैं या ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, वो इंडियंस को कन्वर्ट कर देंगे क्रिश्चियन रिलीजन में. ठीक है. तो पैनिक, सब जगह पैनिक हो गया, सब डरे हुए थे. एक असंतोष फैल गया, एक डिससेटिस्फेक्शन फैल गया इंडियंस में. But officers tried to allay their fears.
बट इन वेन। तो ब्रिटिश ऑफिसर्स दूसरी तरफ उनके इस डर को निकालना चाहते थे, बट सब कुछ बेकार हो गया था। दीज fears stirred man to action. Response to call for action was reinforced by proxy means भविष्यवाणी कर दी गई that the British will come to end on the centenary of the Plassey of June 1857। जिस तरह से सेंचुरी मतलब कि लगभग जब अब हम मैंने आपको ये बताया हुआ कि जो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध कब हुआ था बेटा, डेट बताओ। Yes, 1757. Yes, very good. It was in June 1757 between Robert Clive and Nawab Yes, very good Devansh. He was Nawab Sirajudaulah। तो लगभग एक सेंचुरी बाद समझ लो कि 1757 के बाद उन्होंने सोचा कि भविष्यवाणी कर दी इंडियंस ने कि भाई जून 1857 को अंग्रेज भारत छोड़ के चले जाएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत छोड़ के चली जाएगी। ठीक है, तो उनके अंदर एक जज्बा आ चुका था, और वो जज्बा क्या था कि हमें ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से हटाना है। Rumor was not only thinking at the time. Report come from various part of North India that chapatis are being distributed village to village। एक रिपोर्ट आ गई कि भाई ये चपाती जो हड्डी वाली गाय और सुअर की हड्डियों से बना है, ये तो गांव-गांव बांटी जा रही है। The person would come at night and give a chapati to watchman of the village and ask him to give more 5 डिस्ट्रीब्यूशन टू द नेक्स्ट विलेज। इस तरह से अंग्रेज जो है वो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, वो उनके धर्म को नष्ट कर रहे हैं, चपातियों को बांटा जा रहा है। द मीनिंग एंड द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चपाती वॉज नॉट क्लियर and is not clear even today, but there is no doubt that the people read it as a omen, as a upheaval। वो समझ गए थे कि वो विद्रोह जो है वो उनके अंदर विद्रोह की भावना को भड़का रहे हैं। ठीक है, अब जो ये लोग थे, जो इंडियन पीपल थे, वो इन र्यूमर्स में क्यों क्यों विश्वास कर रहे थे। हमारा जो टॉपिक है दैट इज 1.5 पे, व्हाई डिड पीपल बिलीव इन र्यूमर्स। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड पावर ऑफ र्यूमर्स एंड प्रोसीज इन द। अब बच्चों मैंने यहाँ र्यूमर मीन्स अफवाह है ना, अफवाह फैल गई। और प्रोसीज मीन्स व्हाट डू वी प्रोसीज हियर, भविष्यवाणी करना। तो भारतीय भविष्यवाणी कर चुके थे कि अंग्रेज कब भारत छोड़ के चले जाएंगे, जून 23 1857 को। ठीक है, we need to see what reflect about the mind of people who believe them, their fee and ambition, their faiths and conviction। rumors circulated only when they जब कभी भी रूमर कब होता है, जब उनके अंदर एक डर बैठा होता है ना, डीपर डर। उनके अंदर डीपर डर क्या था इंडियंस के अंदर, और वो शक की दृष्टि से किसको देखते थे ज्योति। केवल देवांशी तो पढ़ रहा है बेचारा हिस्ट्री, है ना, नोबडी एल्स इज आंसरिंग मी। यस, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ उनके अंदर एक डर बैठ गया था और उनको शक की दृष्टि से देखते थे। ठीक है, देन र्यूमर इन 1857 began to sense when seen in context of पुलिस परस्यूट डैमिंग। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों एक कांड हुआ, और हुआ क्या कि लॉर्ड विलियम बेंटिक, अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो क्लास 8th में भी मैं आपको बताया था ना कि लॉर्ड विलियम बेंटिक एक सोशल रिफॉर्मर थे और वेस्टर्नाइज एजुकेशन पर, वेस्टर्न एजुकेशन में विश्वास करते थे। तो उन्होंने क्या किया, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे उन्होंने इंडिया में जो 1829 में री मैरिज ऑफ हिंदू विडो को परमिट किया था और सती प्रथा को ख़त्म किया था। एंड कैन एनीबडी टेल मी द नेम ऑफ दैट सोशल रिफॉर्मर जिन्होंने सती प्रथा को ख़त्म करने में स्टेप उठाया था। 8th में वैसे पढ़ा। वेरी गुड देवांश, यस आई टॉट यू दिस इन क्लास 8th। याद है आपको, क्लास 8th में मैंने बताया था आपको कि राजा रामराय जो थे, ही वाज अ पर्सन who stopped, who took the you can say the credit of stop this sati pratha with the help of Lord William Bentinck। बेटा उस समय जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, उनकी सहायता से उन्होंने आप आपसे क्वेश्चन ऑप्शन पूछ सकते हैं कि हु हेल्प टू स्टॉप द सती प्रथा, विच इंग्लिश ब्रिटिश ऑफिसर। लॉर्ड विलियम बेंटिक। Yes, Lord William Bentinck was an officer who stopped this sati pratha। ठीक है, एंड परमिट द हिंदू टू रीमैरी। सती प्रथा होता क्या था, अब देवांश तुम नहीं बोलना, सती प्रथा क्या था, कोई और बच्चा बताओ। किरण नेगी, कैन यू टेल मी बेटा, किरण नेगी। हाँ, जो विडोज होती थी मैम उन्हें जला देते थे। यस राजन, वेरी गुड। जो विडोज हो जाती थी, जो स्पेशली इन द राजपूत सोसाइटी, है ना, राजपूत सोसाइटी में ऐसा था
कि जो महिलाएं हैं जब उनके पुरुष जो है वो मर जाया करते थे तब उन महिलाओं को जबरदस्ती उस सती में यानी कि उनकी चिता उनको सती कर दिया जाता था और वो उनका एक बड़े गर्व की बात मानी जाती थी। और कुछ तो ऐसी थी कि जो सहर्ष इस चीज़ को स्वीकार कर लेती थी महिलाएं, कुछ लेकिन ऐसी थी कि जो नहीं जाना चाहती थी, उनको जबरदस्ती जिंदा चलाया जाता था। इस सिस्टम को ख़त्म किया किसने? राजा राम मोहन राय ने। किसकी सहायता से? किसकी सहायता से लॉर्ड बेटे? विलियम बेंटिक। यस, लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसकी जगह अच्छा उसकी जगह ऑप्शन क्या दिया गया? ऑप्शन क्या दिया गया? ऑप्शन क्या था? सती प्रथा अगर खत्म करे थे तो ऑप्शन क्या था बेटा उसका? दे परमिट टू री मैरिज द हिंदू विडोज, यानी कि जिनको जलाया जाता था दे वर परमिट टू री मैरिज, उनको उनका विवाह किया जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस मैम। लेकिन आपको पता है कि ये जो सती प्रथा लागू किया गया था तो जो हिंदू धर्म के जो पंडित थे या जो ब्राह्मण थे उन्होंने इसका विरोध किया। विरोध क्यों किया? क्योंकि उनको ये लगता था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी हैं वो हमारे धर्म में धीरे धीरे हस्तक्षेप करते जा रहे हैं, इंटरफेरेंस करते जा रहे हैं। तो जो ब्राह्मण्स थे तो ये एक रिलीजियस कॉज भी हो गया। ठीक है, वन ऑफ द रिलीजियस कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो एक रिलीजियस कॉज क्या हो गया? इंटरफेरेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड हिंदू रिलीजन अकॉर्डिंग टू ब्राह्मण्स। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और यस नॉट? मैम। ओके बेटा। अब क्या हुआ कि अब जैसे कि हमने पढ़ा कि अवध, हम अब अवध पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो अवध में क्या हुआ था कि अवध के जो नवाब थे उनका नाम क्या था? नवाब का, अवध के नवाब का नवाब वाजिद अली शाह। हम सिराजुद्दौला। यस, नहीं, सिराजुद्दौला वाज इन बैटल ऑफ प्लासी। हम अभी अवध की बात कर रहे हैं। तो अवध में जो नवाब थे वो कौन थे बच्चों? नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है, आपने अगर मूवी देखी होगी, शतरंज मूवी आई थी एक, उस शतरंज मूवी में नवाब अली शाह जो थे वो शतरंज खेलते हुए दिखाई दिए होंगे आपको। अगर आपने, आप तो बहुत छोटे रहोगे या आप ऐसी मूवीज नहीं देखते हो, लेकिन अगर आप ये देखो तो आपको वो नाम जरूर याद आ जाएगा, उल्लेख हो जाएगा, है ना। तो नवाब वाजिद अली शाह जो थे उन पर माल एडमिनिस्ट्रेशन का आरोप लगा दिया अंग्रेजों ने। अच्छा ये बताओ कि झांसी कैसे ली उन्होंने कब्जे में? झांसी को कौन से नियम के थ्रू? हम डॉक्ट्राइन ऑफ यस, वेरी गुड, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू उन्होंने झांसी को कब्जे में किया था। ठीक है, तो अब इन्होंने अवध को कैसे कब्जे में किया बच्चों? अवध में इन्होंने क्या लागू की? पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, यानी कि माल एडमिनिस्ट्रेशन को लागू कर। माल एडमिनिस्ट्रेशन होता है कि माल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब था कि माल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब था कि ये जो राजा है या जो ये नवाब है वो सुचारू रूप से एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं चला पा रहा है, इसलिए वो जो अवध था वो कब्जे में ले लिया गया